नमस्कार, वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। कहते हैं ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने माँ बनाई। ये बात जितनी सच है उससे भी बड़ा सच है कि किसी भी महिला को माँ के दर्जे तक पहुँचाने वाले 9 महीने बेहद बेशकीमती होते हैं। लेकिन कई बार प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा कुछ हो जाता है कि माँ बनने की खुशी अधूरी रह जाती है। बार बार गर्भपात की वजह क्या है, क्यों होता है, रिस्क फैक्टर को कैसे कम किया जा सकता है और अगर उसके बाद प्रेगनेंसी होती है तो उसे कैसे मैनेज किया जाए, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ डॉक्टर प्रीति जिंदल हैं, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी। डॉक्टर रश्मि बग्गा हमारे साथ है, डिपार्टमेंट ऑफ गायनेकोलॉजी पीजीआई से हैं। और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रीति मेहरा भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर प्रीति जिंदल, बार बार गर्भपात कहते किसे हैं? मतलब दो बार प्रेग्नेंट होने के बाद गर्भपात हो गया, क्या वो बार बार गर्भपात की श्रेणी में आप लाते हैं या कितनी बार? राजेंद्र, हम प्रेगनेंसी में अगर एक बार मिसकैरेज हो दैट इज़ वेरी कॉमन। 100 में से 10 औरतों को एक मिसकैरेज होगा। हम उसके लिए बहुत चिंतित नहीं होते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। पर अगर आपका 2 बार कंसेक्यूटिव मिसकैरेज हो गया है, लगातार हो गया है, तो वो 100 में से 5 में देखा जाता है, दैट इज़ 5%। और अगर आपके 3 बार लगातार मिसकैरेज हुए हैं, वो 100 में से एक औरत में देखा जाता है, दैट इज़ 1%। तो अगर आपके अब 2 बार भी कंसेक्यूटिव मिसकैरेज हो रहा है तो हम उसे रेकरेंट मिसकैरेज में काउंट करते हैं। तो कितना ये आंकड़े इसी तरह से है कि 100 में आंकड़े क्या बताते, कितनी ज्यादा तादाद में है हमारे देश में? ये बहुत कॉमन चीज़ है और दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेगनेंसी। आप देखो, अगर 100 में से 10 लोगों को मिसकैरेज हो रहा है तो वो कितना कॉमन है। पर जो 2 मिसकैरेजेस हो रहे हैं वो भी 100 में से 5 में हो रहा है। अगर आप हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ही देखें तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस प्रॉब्लम की कितनी ज़्यादा इंसिडेंस है। और यूजुअली ऐसी लेडीज़ को ये पता ही नहीं होता कि उन्होंने इसके बाद क्या करना है। और जब तक पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कईयों के 7-7, 8-8 बार मिसकैरेजेस हो चुके होते हैं और एक बहुत सिंपल से कारण की वजह से उनके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे होते हैं। तो इसलिए अगर किसी का भी 2 या उससे ज़्यादा लगातार मिसकैरेज हो रहा है तो उन्हें ज़रूर एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। एक पॉइंट आपने बताया कि बड़े सिंपल कारण होते हैं। अब कारणों पर जरूर मैं जाना चाहूंगी। डॉक्टर रश्मि, ये क्या कोई बहुत आसान कारण है जिनका पता लगाकर बार बार गर्भपात होने से बचा जा सकता है? ऐसा है कि कुछ केसेस में हम कारण का पता लगा सकते हैं और कुछ केसेस में पता नहीं लगा सकते। तो ये देखा गया, मान लो 100 केसेस में रिकरेंट अबॉर्शंस हुआ है या बार बार गर्भपात हुआ है, उसमें से आधे केसेस 50% में कोई ना कोई जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी है या बनावट में ही कुछ है जो नेचर अपने आप ही उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती। यानी कि उसका इलाज भी नहीं है और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो बार बार ही होगा, हो सकता है। तो उस केस में कईयों का इलाज है, कईयों का नहीं है, पर पता लगाना जरूरी है कि क्या है। तो 50% केसेस में हम ये कहते हैं कि बनावट में ही नुक्स था। अच्छा, उसके बाद कुछ केसेस ऐसे हैं, 25% केसेस में सारे इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद हमें वेरियस कॉजेज मिल सकते हैं, जैसे कि एंडोक्राइनल कॉजेज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर एक होता है जिसको हम एप्ला बोलते हैं या खून गाढ़ा होना कहते हैं, 3 to 5% केसेस में वो होता है। कुछ जनरल इन्फेक्शंस, इन्फेक्शियस मॉर्बिडिटी, वो हो सकते हैं। और कुछ 25% केसेस में हम इनके बारे में पता भी नहीं लगा सकते, उसको हम अनएक्सप्लेन्ड रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस करते हैं। तो जो 25% है उनका फिर आप कह रही है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो तो वो सेफ हो? हाँ, कुछ एक तरह से ऐसे भी बताते हैं पेशेंट्स को, अगर उनका एक अबॉर्शन हुआ है तो हम कहते हैं कि अगले बार 90% चांस है कि आपका सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो जाएगा, 10% है कि ऐसा होगा। अगर किसी की 2 अबॉर्शंस हो गए हैं तो उनको हम ऐसे बताते हैं कि नेक्स्ट टाइम 80% चांस है कि आपकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होगी, 20% है कि ऐसा दोबारा होगा। और 3 अबॉर्शंस के बाद सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का चांस कम हो जाता है, पर 70% रहता है, जो कि अच्छा। तो यानी कि इतना डरने की कोई बात नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो कारण है जिनके बारे में आपको मैंने बताना है कुछ, तो जांच करवा के देख लो कि कैसे कारण है, ठीक होने वाले कारण है या ठीक होने वाले नहीं कारण। तो जो ठीक होने वाले कारण है उनको हम करेक्ट करके आगे चल सकते हैं। उसके बाद तो आप लोग हैं सीनियर, आप लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, अगर कारण पता लग जाते हैं तो फिर उसका इलाज भी आसान हो जाता है। डॉक्टर रीति, डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए? एक प्रेगनेंसी के बाद मैं
शहरों की बात नहीं कर रही हूँ, शहरों में तो बहुत अवेयर हैं महिलाएं, वो जाती हैं, जैसे ही पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हैं तो टेस्ट के लिए जाती है, उसके बाद जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं दवाइयाँ भी खानी शुरू करती, लेकिन गाँव में तो 3-3, 4-4 महीने शायद वहाँ पहुँचा ही नहीं जाता है डॉक्टर्स के पास। तो जब वहाँ आप डॉक्टर्स के पास जाती ही नहीं है, फिर अबॉर्शन होने के बाद कई बार होता है घर में ही अबॉर्शन हो गया और घर में ही वो अपने हिसाब से मैनेज भी कर लेती है, डॉक्टर अब सलाह क्या देती है कि डॉक्टर के पास कब पहुंचना चाहिए? हो सकता है 1 या 2 या 3, जैसे डॉक्टर प्रीति ने कहा कि 7-7, 8-8 गर्भपात के बाद महिलाएं आती हैं। राजेंद्र जी, एक अबॉर्शन के बाद आते हैं पेशेंट्स, जैसे कि आपने कहा शहर वाले आते हैं, और हम उनके बहुत बेसिक टेस्ट करवा लेते हैं जिससे पेशेंट को भी तसल्ली हो जाए, उसके रिलेटिव्स को भी तसल्ली हो जाए। लेकिन जिनके 2 अबॉर्शंस हो जाएं या 3 अबॉर्शंस हो जाएं, उनके हम पूरी एक डिटेल्ड और कई बार कुछ महंगे वाले भी और कुछ एडवांस टेस्ट भी कराते हैं ताकि हम एटलीस्ट दोबारा मदर उस मेंटल ट्रॉमा से ना बीते। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम अगर किसी का 1 अबॉर्शन हुआ है और वो हमारे पास आ गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए जी, आप वेट करो अगली बार भी अबॉर्शन होगा फिर आना, हम ऐसे नहीं कहते हैं। लेकिन अगर 1 अबॉर्शन के बाद भी पेशेंट आ गए हैं, रिकमेंड आप यही करते हैं कि पहला ही अगर अबॉर्शन हो जाए, मिसकैरेज हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये मैं बड़े तादाद में महिलाएं जो गांव में रह रही है उनके लिए पूछ रही हूँ, है ना? हाँ, उनके लिए तो वो 2 की भी वेट कर सकते हैं अगर बहुत सहूलियत नहीं है, डॉक्टर बहुत पास नहीं है। आप अमेरिका में जाएंगे तो दे आर गिविंग बेस्ट केयर, वो तो चाहे 1 भी अबॉर्शन नहीं है, वो अब प्रेगनेंसी होने से पहले भी जाके देखते हैं एम आई फिट टू बिकम अ प्रेग्नेंट। वो तो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। तो अगर 1 अबॉर्शन भी हुआ है, व्हाई शुड शी नॉट कम? जाना चाहिए। गांव में भी सरकारी अस्पताल है तो एक विजिट जाके कम से कम डायबिटीज, थायराइड, VDRL जो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे से हो जाता है, ये मोटी मोटी HB तो नहीं कम है, एटलीस्ट एक उसकी कंप्लीट जांच हो जाती है जिससे हमें पता चल जाए कि अगर कोई इस तरह की बीमारी है, और जिसको ट्रीट करना भी बहुत सरल होता है। यूरिन एल्ब्यूमिन, शुगर, ये छोटी टेस्ट होते हैं जो गांव में भी आमतौर पे मौजूद होते हैं और वो ये टेस्ट करा सकती है। डिटेल टेस्ट कराना 1 अबॉर्शन के बाद जरूरी नहीं होता है, और हम रेकमेंड आप मतलब उस हिसाब से टेस्ट भी करते हैं हाँ। कि 1 हुई है या 3 या 4 हो चुकी है, उस हिसाब से। हाँ। तो जैसे कि मैंने बताया, थायराइड पेशेंट का जब आती है, एक उसका चेकअप हो जाता है, बच्चेदानी का साइज ठीक है, इंटरनल चेकअप, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से हुआ है। फिर हम एक हिस्ट्री डिटेल ले लेते हैं कि कौन से समय पे अबॉर्शन हुआ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन हुआ, उसके कारण बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर उसका 3रे महीने के बाद हुआ, 4थे, 5वें भी, उनके कारण अलग है। और 7वें, 8वें महीने पे अगर उसका बच्चा खराब हो गया, उसके कारण अलग है। तो वो एक हिस्ट्री ले ली गई। कोई ऐसी हार्मोन प्रॉब्लम तो नहीं पेशेंट को लग रही है, कोई इस तरह की किसी दवाइयां तो नहीं वो पेशेंट ले रही थी जिसकी वजह से उसको अबॉर्शन हुआ। तो एक तरह से, और कुछ हम बेसिक टेस्ट कर लेते हैं जो मैंने बताया, थायराइड, शुगर, VDRL, हीमोग्लोबिन, यूरिन एल्ब्यूमिन, शुगर, एक ओवरऑलिंग पेशेंट की हो जाती है और ये टेस्ट हो जाते हैं। और अगर बीच के ट्राइमेस्टर्स में अल्ट्रासाउंड हुआ है तो बच्चेदानी की शेप ठीक है, उसका जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुला तो नहीं है कि वो बच्चा होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, उसको हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। ये भी एक स्क्रीनिंग सी हो जाती है और हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमने किस तरफ उसकी जांच करनी है। डॉक्टर प्रीति, इसके अलावा भी कुछ एडवांस टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं? जैसे डॉक्टर रीति ने अभी बताया कि अगर 1 मिसकैरेज हुआ है तो फिर हम इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते, तो वो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग वाले टेस्ट करा लेते हैं। पर अगर उनके बार बार रिपीटेड मिसकैरेजेस हुए हैं, डिपेंडिंग कि क्या कारण, हमें काफ़ी कारण तो हमें हिस्ट्री से क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इसका ये कारण हो सकता है। फिर बेसिक टेस्ट करा के देयर आर फ्यू एडवांस टेस्ट जो हमने कराने चाहिए जिनमें ज़रूरत है। जिनमें एक आता है अल्ट्रासाउंड, तो सबका हम कराते ही हैं। उसमें कई बार हम देखते हैं कि पॉलिप्स हैं या फाइब्रॉइड्स हैं जो कैविटी के अंदर आ रहे हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए फिर एक और एडवांस तकनीक होती है जिसको बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी, मतलब दूरबीन से बच्चेदानी के अंदर की जांच। ये बहुत सिंपल टेस्ट है और सब लोग नहीं कर रहे, तो स्पेशलिस्ट ही करते हैं। तो लेकिन सब
हर मामले में, हर गर्भपात के बाद तो आप नहीं करती होंगी? नहीं, कुछ हर खास केस वजह में होती होंगी इसकी भी? हाँ, हर केस में ज़रूरत नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड में जैसे मैंने आपको बताया रसौली दिख रही है, या हमें कई बार बच्चेदानी के अंदर विकृति होती है, वो बच्चेदानी बीच में से डिवाइडेड होती है, उसमें पर्दा होता है या झिल्ली होती है, तो वो झिल्ली कितनी बड़ी है, कहाँ तक आ रही है, क्योंकि हर झिल्ली को काटना भी ज़रूरी नहीं है, हर पर्दे को। तो ये सब चेक करने के लिए फिर दूरबीन से हम जाँच कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टेरोस्कोपी। कई केसेस होते हैं जिनमें हमें बहुत रेयरली हमें रिकरेंट मिसकैरेज के लिए लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। अगेन वो ये कि अगर बच्चेदानी बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है, अंदर कुछ बहुत ज़्यादा हमें सिस्ट भी लग रहे हैं, ओवरीज के अंदर भी सिस्ट लग रहे हैं, और भी हमें इन्वेस्टिगेशन जैसे ट्यूबरक्लोसिस कई बार होता है कि हमें पेट के अंदर हमें लग रहा है कि टीबी हो सकती है, उसकी जांच लेनी है, तो फिर दूरबीन से हम पेट की भी जांच कर फिर सकते उसका हैं। यानी कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, फिर इसके बाद आप इलाज भी बताती होंगी, और ये पॉसिबल है कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी सेफ प्रेगनेंसी हो और सेफ डिलीवरी हो? बिल्कुल पॉसिबल है, और इसलिए ही ज़रूरी है कि लेडी को निराश नहीं होना चाहिए गर्भपात देख के, और टाइम पर एक सीनियर कंसल्टेंट को कंसल्ट करना चाहिए। ये बहुत जरूरी ये है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है कि बार बार गर्भपात होने से जो एक शायद भावनात्मक रूप से वो बहुत ज्यादा टूटती है, और हर बार डर होता है कि पता नहीं अगली बार क्या होगा। एक फाइब्रॉइड की बात कही डॉक्टर रश्मि, डॉक्टर प्रीति ने, फाइब्रॉइड का क्या लेना देना है मिसकैरेज से? फाइब्रॉइड एक बड़ी कॉमन रसौली कहते हैं इसको, हम साधारण कहते हैं क्योंकि ये नॉन कैंसरस होती है, और ये ऑलमोस्ट 50% वुमेन में पाई जाती है, और मोस्टली ये किसी को कोई तंग नहीं करती। अच्छा, रसौली है तो फिक्र की कोई यूट्रस बात होनी नहीं चाहिए। हाँ, मतलब रसौली वर्ड से नहीं, तो Okay. ये यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर बन जाती है। तो अगर ये यूट्रस की वॉल के अंदर बन के बाहर की तरफ जा रही है तो ये आपको तंग नहीं करेगी, पर अगर ये यूट्रस की वॉल के अंदर की तरफ जा रही है, जिसको हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं, वो कभी कभी यूट्रस की कैविटी को डिस्टॉर्ट करता है, और ये रिकरेंट अबॉर्शन का कारण हो सकता है। 50% मामलों में शायद आपने कहा। नहीं, 50% में नहीं, बहुत कम परसेंटेज में, बहुत कम, 50 नहीं, मतलब 5 से भी कम में ऐसा होता Right. है। तो 50% केसेस में जनरल पॉपुलेशन में तंग नहीं फाइब्रॉइड्स करती, होते हैं, रसौली जो ठीक तंग है। नहीं करती, जो कि समझ क्योंकि गई। आजकल अल्ट्रासाउंड इतने हो रहे हैं, तो हाँ। अल्ट्रासाउंड में दिखाई और देती बहुत है। कॉमन है महिलाओं में, अगर अल्ट्रासाउंड- सुना जाए तो रसौली है। अगर अल्ट्रासाउंड नहीं होते तो ये हम पिकअप भी नहीं करते हाँ। कि इतने ज्यादा कॉमन है। तो सब म्यूकस फाइब्रॉइड अगर किसी में है, सब म्यूकस का मतलब कि यूट्रस की कैविटी के अंदर की तरफ ये ग्रो कर रहा है, और उस पेशेंट को रेकरेंट मिसकैरेज है, सिर्फ उसी कंडीशन में इसका ऑपरेशन करने का फायदा होता है, जो कि साधारण ऑपरेशन है, हिस्टेरोस्कोपी के द्वारा नीचे से बिना पेट खोले आराम से हो जाता है। पर उसके अलावा कुछ फाइब्रॉइड होते हैं कि जो यूट्रस की वॉल में है या बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो रिकरेंट मिसकैरेज का कारण नहीं होते, और वो अक्सर बिना किसी सिम्टम के होते हैं, और उनके लिए ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती। अब पता तो चल गया कि होता क्यों है, बार बार गर्भपात की वजह क्या है, वो आप लोग जांच करते हैं और उसके बाद पता लगाते हैं कि, लेकिन उसके बाद फिर डॉक्टर रीति इलाज कैसे शुरू करते हैं? वो भी क्या अलग अलग होता है, जैसे किसी के 2 गर्भपात हुए या 4 है, उस हिसाब से इलाज शुरू करते हैं? उससे भी इलाज शुरू करते हैं, और एक और ज़रूरी है कि किस समय पे गर्भपात हुआ, अगर हमें पता चल और क्यों हुआ। अगर हमें पता चला ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर लॉसेस हैं और पेशेंट को हार्मोन प्रॉब्लम है, थायराइड है, उसका थायराइड करेक्ट किया जा सकता है। हमने देखा उसको डायबिटीज़ है, उसकी डायबिटीज़ पहले कंट्रोल करके उसको नॉर्मल वैल्यूज़ पे लाके फिर वो प्रेग्नेंट हो, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें। लास्ट टाइम ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा था तो हम इस बार प्रिकॉशंस लें, उसका ब्लड प्रेशर रखें। एक होती है, हम VDRL कराते हैं जो सिफिलिस का इंडिकेटर होता है, और अगर VDRL पॉजिटिव है तो हस्बैंड वाइफ को पेनिसिलिन के टीके लगते हैं, वो हम पहले ही लगा हस्बैंड के जाते नहीं हैं। अब प्रेग्नेंट वाइफ्स के साथ वो अपना चेकअप कराने चेकअप कभी नहीं नहीं कराते जाते हैं, लेकिन आप लेकिन सजेस्ट हम लोग करते हो कि सजेस्ट अगर करते हैं रिकरेंट मिसकैरेजेस हैं तो हस्बैंड को आना चाहिए। आना चाहिए, और उसके टेस्ट भी ये होता है ज़रूर। और अगर VDRL है तो दोनों को पेनिसिलिन के टीके लगें। फिर अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है और हमें लग रहा है कि बच्चेदानी का मुंह वीक है, तो हम थोड़े हार्मोन्स देते हैं पेशेंट को, जिनको हम प्रोजेस्ट्रॉन कहते हैं। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी, जो कई बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब पहले 12 हफ्ते में भी, 3 महीने में भी हमें कई बार हार्मोन सपोर्ट देनी पड़ती है, और वो प्रोजेस्ट्रॉन होता है। और वो हम प्रोजेस्ट्रॉन पेशेंट को खाने को भी दे सकते हैं या वजाइनली रखने को भी दे सकते हैं, और इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रॉन भी दे सकते हैं। हमारे पास तीनों चॉइसेस होते हैं, उनकी अलग अलग इंडिकेशंस होती हैं, और हमें जो पेशेंट के लिए सही लगे उसको हम प्रोजेस्ट्रॉन दे के प्रेगनेंसी को हम सपोर्ट
करते हैं। और दूसरी, अगर हमें लगे बच्चेदानी का मुंह ढीला है तो हम कभी कभी हमें आम तौर पे पेशेंट आता है कि जी मुझे दर्दें लगी घंटे में ही और प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो गई। Okay. उस तरह की हिस्ट्री होती है और यूजुअली ये होता है 14 to 28, 14 to 24 वीक्स। ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है रिस्की है, पर सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ज़्यादा होते हैं। 12 हफ्ते के बाद जो अबॉर्शंस होते हैं उसमें हमेशा ब्लड लॉस ज़्यादा होता है और पेशेंट को उदासी भी ज़्यादा होती है। 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, बच्चा बना हुआ वो देखते हैं। तो इसके अंदर हम कई बार बच्चेदानी के मुंह पे टांका भी लगा देते हैं ताकि प्रेगनेंसी ज़्यादा समय तक चल पाए। तो वही मैंने जैसे बताया कि हमें जो कॉज पता चला उस कॉज के हिसाब से हम उसके बाद उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, क्या बार बार जो गर्भपात की शिकायत लेकर महिलाएं आप तक पहुंचती हैं, तो क्या आप ये उसके बाद ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगली प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस भी बताए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजेंद्र, बिकॉज हम यही बोलते हैं कि अगर आपके बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो आपने नेक्स्ट प्रेगनेंसी होने से पहले आना है, क्योंकि उसके जब आप प्रेग्नेंट होकर आते हैं तो हम जो टेस्ट हैं जो कर सकते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। फिर हमारा सारा ध्यान होता है कि इस प्रेगनेंसी को बचाया जाए, उसमें हम अराउंड 50% ऑफ टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड थिक हो जाता है। अब ड्यू टू नेचर्स प्रोटेक्शन हर महिला का ब्लड प्रेगनेंसी में थोड़ा गाढ़ा होता है, जिससे कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। पर कुछ लोगों में जो थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उनमें ब्लड थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है। तो इसमें एक बहुत टिपिकल हिस्ट्री होती है कि अराउंड 8 to 10 वीक्स में, मतलब 8 से 10 हफ्ते पर बच्चे की हार्ट बीट आके फिर चली जाती है, या बच्चा बनता है पर उसमें हार्ट बीट ही नहीं आती। ये इन केसेस में यूजुअली थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब कि खून इतना गाढ़ा हो जाता है कि बच्चे को उस समय ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। अब इसके जो टेस्ट हैं, जिनको पहले डॉक्टर रश्मि ने बताया एप्ला टेस्ट, वो वाले टेस्ट हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करा सकते हैं क्योंकि वो एबनॉर्मल ही आएंगे, क्योंकि उनका खून वैसे ही गाढ़ा हो गया है। तो ये हम बोलते हैं कि मिसकैरेज होने के 6 हफ्ते के बाद कराना चाहिए और फिर उसके भी 6 हफ्ते बाद सेकंड टेस्ट रिपीट कराना चाहिए। अगर 2 टेस्ट एबनॉर्मल आए तो फिर हम एप्ला पॉजिटिव लेते हैं। अगर कोई महिला का एप्ला पॉजिटिव आया और हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो देयर इज़ 90% चांस कि उसकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी मिसकैरेज हो जाएगा। पर अगर हम उसको ट्रीट करते हैं जिसमें हम टैबलेट्स देते हैं एस्पिरिन, पर इसका मतलब ये नहीं कि सब एस्पिरिन खाना शुरू कर दें, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी नहीं खाना, कोई टैबलेट लेनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और एक ब्लड थिनिंग इंजेक्शन लगता है और उससे देयर इज ऑलमोस्ट 80% चांस कि उसकी सक्सेसफुल प्रेगनेंसी नेक्स्ट टाइम हो जाएगी। सो इस तरह की कई कंडीशंस हैं जो हम पहले डायग्नोस करते हैं। एक कंडीशन होती है जैसे थैलेसीमिया, जिसके बारे में अभी आप पूछेंगे, तो वो थैलेसीमिया वगैरह ये सारे टेस्ट प्रेगनेंसी होने से पहले हो जाने चाहिए। So उस हिसाब से, ताकि आप ट्रीटमेंट शुरू करने पहले से एक क्या कोई फिक्स आप बताते हैं कि कुछ महीने बाद मिसकैरेज होने के कितने महीने बाद प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है? राइट, ये डिपेंड करता है कि कितने वीक्स की प्रेगनेंसी आपकी एंड हुई है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हैं और बहुत सारी चीज़ों पे और डिपेंड करता है। यहीं पे अगर 22 साल की लड़की है, उसका मिसकैरेज हुआ है, हम उसको आराम से बोल सकते हैं कि हाँ आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा वेट कर लो, सारे टेस्ट करा लो। वहीं पे अगर कोई महिला है वो ऑलरेडी 39 इयर्स की है, उसके पहले 5-6 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, उनमें हम बहुत ज़्यादा वेट करने के लिए नहीं कहेंगे क्योंकि एज फैक्टर फिर बीच में आ जाएगा। तो शायद 3 महीने मिनिमम आप बोलते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज है, पहले 6 हफ्ते पे मिसकैरेज हुआ है, पहला मिसकैरेज है एंड दे आर वेरी कीन टू हैव अ सेकंड चाइल्ड, तो फिर जैसे ही नेक्स्ट पीरियड्स आ जाए उसके बाद दे कैन ट्राई और बीच में ये सारे इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। पर अगर बहुत लेट मिसकैरेज है, अगर 8 महीने पर हो गया, 9 महीने पे हो गया, तो फिर बॉडी को रिक्यूब होने के लिए टाइम लगता है। उसमें डिपेंडिंग कि उसकी कंडीशन क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, विटामिन डी लेवल्स कितने हैं, कैल्शियम कितना है, उसका मानसिक संतुलन कैसा है, उस हिसाब से 3 से 6 महीने वो वेट भी कर सकती है। तो ये फिक्स नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी करता है। डॉक्टर रश्मि, एक सवाल और है, ये तो है कि रिकरेंट मिसकैरेज हो जाना, अपने आप गर्भपात हो जाना, है ना, तमाम वजह भी बताई और तमाम टेस्ट बताए आप लोगों ने, तमाम इलाज की भी बात की, लेकिन जो लोग अपनी चॉइस से, लड़कियां ज़्यादातर देखा गया है नहीं चाहती, वो अबॉर्ट करा लेती हैं बच्चा बार बार, उनके लिए आगे प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर होते हैं? हाँ, अगर आप एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी या जो अबॉर्शन करवाते हैं वो करवाते हैं तो उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
एक तो ये हो सकता है कि कुछ भी करवाओ तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है, और ये इन्फेक्शन आगे जाके फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक कर सकती है। एक सवाल यहाँ जो आ रहा है इमीडिएट कि जो अपने आप खुद मिसकैरेज हो जाना हाँ। और ये एमटीपी कराना, हाँ, तो इन दोनों में फर्क है? उसमें ये चांसेस नहीं होते? उसमें अगर आपने कोई प्रोसीजर किया है, मान लो अबॉर्शन को कंप्लीट करने के लिए क्यूरेटाज करी है, उसमें भी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कोई भी miscarriage होता इंटरवेंशन है। करी है उसमें तो आप एक्चुअली करते हो, आप सक्शन करते हो या मेडिसिन देते हो, ब्लीडिंग होती है तो, और एंटीबायोटिक्स नहीं दोगे तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि कोई इन्फेक्शन हो जाए। वो इन्फेक्शन इतनी लो ग्रेड होती है कि आपको पेशेंट को फीवर नहीं होगा, पर वो धीरे धीरे यूट्रस के अंदर लाइनिंग में और फेलोपियन ट्यूब्स को मेनली ब्लॉक कर सकती है। खासकर इसमें क्लेमिडियल इन्फेक्शंस आर वेल नोन। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई ऐसा करवाए तो वो एंटीबायोटिक्स ले ताकि वो ना हो। दूसरा होता है कि आप कई बार औजारों से एमटीपी अबॉर्शन करते हैं, उसके साथ बच्चेदानी का मुंह खोलते हैं, उसमें से निकालते हैं, उसके साथ बच्चेदानी का मुंह वीक होने के चांसेस होते हैं, जो आगे जाके अबॉर्शन हो सकता है। ये तो या है प्रीटर्म जो आप लेबर हो अपनी सकती मर्जी है। से करा रहे हैं, हाँ इसमें जी। भी रिस्क है, इसमें आगे प्रेगनेंसी में रिस्क हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, इनफर्टिलिटी और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है। एक तो बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर महिला नहीं चाहती लेकिन गर्भपात हो जाता है, लेकिन हाँ। एक है कि आप अपनी चॉइस से कुछ वजह है जिसकी वजह से गर्भपात करा रहे हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर दोनों में ही है। हाँ, तो इसमें बेस्ट है कि आप प्रिकॉशंस लो और प्रेगनेंसी तभी हो जब आपको चाहिए, ताकि आप इसको रखो। चलिए एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आकर के हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात के बाद जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या कुछ मिथ्स ऐसे हैं जिनके बारे में सफाई आना बहुत जरूरी है कि ये मिथ्स क्यों बने हुए हैं और इनमें सच्चाई कितनी है। छोटे से ब्रेक के बाद।